हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भारत की बात, भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्राम स्वराज अभियान। देखिए, जो हमारा भारत है वो पुराने जमाने से जो भारत है वो हमेशा से राष्ट्र कितना भी बड़ा रहा हो, लेकिन उसमें विलेज सेल्फ रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट रहा है। ग्राम गणतंत्र, जो हमारा गांव है वो अपने आप में गणतंत्र रहा है। आप इसको वैशाली सबसे पुराना गणतंत्र माना जाता है। गणतंत्र की क्या परिभाषा होती है कि कंप्लीट सॉवरेनिटी, इसके ऊपर कोई नहीं होता, ये अपना मालिक खुद ही स्वयं ही होता है। और दूसरा, इसका जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है। जो इसका हेड होगा, प्रधान होगा, वो हमेशा इलेक्शन से मतलब गांव के लोग मिलकर के चुनेंगे कि उस गांव का प्रधान कौन होगा, और उस गांव के ऊपर अपना स्वायत्तता होता है, खुद का मालिकाना हक होता है। ये एंशियंट टाइम में भी, मतलब प्राचीन काल के भारत में भी रहा है, और मेडाइवल मध्यकालीन भारत में रहा है। ये अंग्रेजों के आने के बाद ये विलेज सेल्फ रिपब्लिक टूट करके सेंट्रलाइज कर दिया अंग्रेजों ने सारा सिस्टम, और उसके बाद ये भारत, हमारा जो ग्राम का गणतंत्र है वो समाप्त हो गया। तो जब संविधान निर्माता ने हमारे संविधान की संरचना की, तो उन्होंने उनकी मतलब आर्टिकल 40, कोई तो आर्टिकल है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, नीति निर्धारक, उस समय ऐसे काम जो नहीं कर सकते थे उन्होंने आगे के जनरेशंस के लिए छोड़ा कि जब वो आएंगे तब उनके इन सपनों को पूरा करेंगे। तो उनका भी सपना था कि एक दिन भारत में ना ग्राम स्वराज लेके आना। ये बाल गंगाधर तिलक के समय से भी आप सुनते आ रहे होंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाला गया। आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये हमारे आर्टिकल 40 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में ग्राम स्वराज की परिकल्पना हमारे संविधान के निर्माताओं ने की। ये उनका ही सपना है। तो उसके बाद 1992 में 73वां और 74वां संवैधानिक अमेंडमेंट करके, संविधान में बदलाव करके, इसको उस समय बाकी लोग इतना नहीं करते थे, राज्यों के ऊपर डाला हुआ था, लेकिन 1992 में संविधान में संशोधन करके 73वां और 74वां संशोधन, 73वां गांव के लिए और 74वां शहर के लिए, ठीक है। तो रूरल अर्बन बॉडी के लिए, दोनों के लिए ग्राम स्वराज की परिकल्पना को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। अब इसको समझने का स्टार्ट करते हैं कि आज जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है। आज का संविधान जो देश के स्तर पर जो संसद है, संसद का काम क्या है, नीति को बनाना, और प्रधानमंत्री का काम क्या है, उस जो नीति संसद ने बना दी है उसका पालन, मतलब उसको क्रियान्वयन करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना। उसी तरीके से जब आप राज्य में जाएंगे तो विधानसभा, उसका काम है नीति को बनाना, और मुख्यमंत्री, उनका काम है नीति का क्रियान्वयन करना, इंप्लीमेंटेशन करना। उसी तरीके से जो गांव है उसमें ग्राम सभा जो है वो विधानसभा और संसद की तरह है। इनका काम है नीति बनाना, और जो ग्राम प्रधान है उनका काम है नीति को पालन करवाना, क्रियान्वयन करना, इंप्लीमेंटेशन करवाना। मतलब जैसे देश में संसद है, राज्य में विधानसभा है, वैसे ही गांव में ग्राम सभा है, और जैसे देश में प्रधानमंत्री हैं, राज्य में मुख्यमंत्री है, वैसे ही गांव में ग्राम प्रधान है। सेम पावर्स, जैसे आप समझिए कि देश में पीएम के पास है, राज्य में सीएम के पास है, उसी तरीके से गांव में ग्राम प्रधान के पास वो शक्तियां हैं, और ग्राम सभा के पास संसद और राज्य की विधानसभाओं के बराबर की शक्तियां हैं। अब लेकिन हमारे संविधान ने ना अलग अलग फंक्शन भी डिफाइड कर रखा है कि कौन क्या काम करेगा। तो जो डेवलपमेंट के जितने फंक्शंस हैं हमारे संविधान के तहत, जो डेवलपमेंट में विकास के जितने फंक्शन है, मान लीजिए रोड बनाना है, नाला बनाना है, स्कूल बनाना है, कुछ भी जो विकास का जितना फंक्शन है, सरकार के देखिए 4-5 तरह के काम होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, कानून व्यवस्था का पालन करवाना, ये राज्य सरकार के पास होता है, ठीक है। देश की सुरक्षा, ये केंद्र सरकार के पास है। उसी तरीके से डेवलपमेंट, मतलब जो विकास की जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो विषय हैं जो विकास से जुड़े हुए हैं, वो सब ग्राम सभा के पास है। अब एक कोरम को समझ लेते हैं। कोरम क्या होता है? कोरम की, मान लीजिए कि संसद अगर बैठी है, 545 लोग हैं, लेकिन 10 ही लोग आए तो संसद चल ही नहीं सकती। संसद चलने के लिए कम से कम 10% लोग चाहिए, मतलब 545 लोग हैं तो आपको कम से कम 55 लोग चाहिए, तभी संसद चल सकती है। तो उसी तरीके से मतलब विधानसभा में भी है, उसी तरीके से ग्राम सभा में भी, कि गांव के जितने लोग हैं जो ग्राम सभा के मेंबर हैं, उसमें 10% लोग हाजिर होने चाहिए, तभी वो किसी नीति को वहां पर निर्धारण कर सकते हैं, और उस नीति को फिर क्रियान्वयन करना, इंप्लीमेंटेशन करना, वो ग्राम प्रधान या मुखिया का काम होता है। लेकिन इसमें जो एक्ट बना, जो संविधान में एक्ट बना, उसमें स्टार्ट से जब 92 में एक्ट बनाया गया, और फिर 2002 या 3 के आसपास लोग रेगुलर इलेक्शन नहीं कराते थे, तो फिर 2002 या 3 में हर 5 साल के अंदर इलेक्शन करवा करके ग्राम सभा और मुखिया और ये ग्राम प्रधान और ये सारे जो आप 3 लेवल पे देखते होंगे, गांव के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जिला परिषद और ये सब, तो ये सब बनवाना अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन उसमें 2-3
कंडीशंस डाले गए हैं। जैसे स्टार्ट में मान लीजिए ग्राम सभा को इतना पता नहीं है कैसे काम करना है, या ग्राम प्रधान को पता नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग वो अंडर ट्रेनिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे, मतलब राज्य सरकारों के अंदर रहेंगे, राज्य सरकारें उनको ट्रेन करेंगी। और जब वो फिट हो जाएंगी, जब राज्य सरकार को लगेगा कि अब जो हमारा ग्राम सभा और ग्राम प्रधान का सिस्टम है वो इतना हो गया है फिट कि वो अपना काम खुद देख सकता है, तो सारे डेवलपमेंट फंक्शन, जितने भी डेवलपमेंट के फंक्शंस हैं, उन सबको ग्राम सभा को दे देना है। और इसके लिए क्या करना होगा, एक विधानसभा में एक विधेयक पारित करना होगा, एक रेजोल्यूशन पारित कर देना होगा कि अब आज से सारे डेवलपमेंट के फंक्शन जो हैं वो ग्राम सभा को दे दिए गए। लेकिन ये राज्य सरकारों ने ग्राम सभा को अभी तक दिया नहीं है, वो सभी अभी अंडर ट्रेनिंग ही है। लेकिन अगर 10 साल 15 साल हो चुका है, 2002-3 से भी अब जोड़ेंगे तो 18-19 साल हो चुका है, और 1992 से जोड़ेंगे तो आज 30 साल हो चुका है। 30 साल की ट्रेनिंग काफी होती है। एक यूपीएससी में भी अगर कोई बंदा सेलेक्ट होता है तो आईएएस बनने के लिए उसे 1 साल की ट्रेनिंग, 4-5 महीने की ट्रेनिंग लगती है। तो ग्राम सभा को 30 साल की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, तो वो मोर देन रेडी हैं अपना काम करने के लिए। पर उसमें कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण वो काम उनको कर नहीं पाती है। तो सेकंड एआरसी का जो रिपोर्ट है, एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, देखिए समय समय पे जो केंद्र सरकार है वो एक कमीशन बनाती है जिसका काम होता है कि प्रशासन में क्या क्या सुधार करने की जरूरत है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनता है। तो जो दूसरी एआरसी बनी थी, पहली बनी थी उसके बाद दूसरी बनी थी, 88-89 के आसपास बनी होगी ये सेकंड एआरसी। इसके रिकमेंडेशंस पता नहीं, डेट को लेकर मैं उतना श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो सेकेंड एआरसी का जो रिकमेंडेशन है कि ग्राम सभा में क्या क्या समस्या है, कि क्यों नहीं फंक्शन कर पा रहा है ग्राम सभा ढंग से, तो उस प्रॉब्लम को सेकेंड एआरसी में 4F प्रॉब्लम में उन्होंने बताया हुआ है कि 4F की समस्या है। पहला F क्या है, फंड्स, दूसरा F क्या है, फंक्शंस, तीसरा F क्या है, फ्रेमवर्क, और चौथा F क्या है, फंक्शनरीज। कि पहला कि ग्राम सभा के बाद खुद का फंड ही नहीं है, अब उनके पास खुद का पैसा नहीं है, तो हर बात के लिए वो राज्य सरकार पर डिपेंडेंट है पैसा मांगने के लिए, उनके पास खुद का पैसा ही नहीं है। दूसरा, जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक भी फंक्शन उनके हाथ में पूरी तरीके से नहीं दिया गया, सारे फंक्शंस राज्य सरकारों के पास ही हैं। तीसरा, फ्रेमवर्क, कि कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, कुछ फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया है। और चौथा, उनके खुद के स्टाफ नहीं है, फंक्शनरीज, मतलब अगर उनको अपना काम कराना है तो उन्हें ना जो बेसिक ब्यूरोक्रेसी है, बेसिक प्रशासन है, उनसे ही गुजरना पड़ता है, बीडीओ सीडीओ इनसे गुजरना पड़ता है, उनके पास खुद का स्टाफ नहीं है। अब खुद का स्टाफ नहीं है तो उनकी कोई बात सुनता नहीं है। तो ये 4 प्रॉब्लम सेकंड एआरसी में बताया गया। 4F प्रॉब्लम कि उनके पास खुद का पैसा नहीं है, कोई उनको फंक्शन पूरी तरीके से उनको नहीं दिया गया है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि कैसे कैसे काम करना है, और चौथा, उनके पास खुद का स्टाफ नहीं है। वो सारे प्रोसेस के लिए डिपेंड कर जाते हैं प्रशासन पे। अब ये काम आज के समय में कैसे होता है कि मान लीजिए कि ग्राम सभा की बॉडी बन गई जिला स्तर तक, और लेकिन ये सारा सिस्टम ना उसी प्रशासन से जुड़ जाता है, मतलब ग्राम सभा का जिला प्रशासन बन जाने के बाद भी वो डिस्ट्रिक्ट, एक अलग पोस्ट बना डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, और वो मतलब जिले लेवल पे उसी तरीके से बीडीओ सीडीओ और ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब मतलब डिपेंडेंसी रह गई कि प्रशासन पे ही आप डिपेंडेंट है। पैसे के लिए भी कौन सा काम करना है नहीं करना वो भी वही आपको बताएंगे, उन्हीं के फ्रेमवर्क में आपको काम करना है और उन्हीं के स्टाफ को इस्तेमाल करना है। आपका ना अपना स्टाफ है ना पैसा है, कुछ नहीं है। देसी एक्सप्रेशन में इसको देसी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि मान लीजिए कि गांव के अंदर बाढ़ आ गया। अब बाढ़ आ गया तो अगर ग्राम सभा के पास पूरा पावर होगा, तो ग्राम सभा और पैसा होगा तो वो खुद कुछ बाढ़ का उपाय कर सकती है, लेकिन नहीं। अब ग्राम सभा और जो ग्राम के प्रधान होते हैं, मुखिया लोग, ये लोग मजबूर है कि अब बाढ़ को लेकर के आवेदन दे जाकर के बीडीओ सीडीओ को, तो ये फिर आवेदन प्रतिवेदन का दौर शुरू हो जाता है। और जब तक फंड रिलीज होता है 2-3 महीना, नॉर्मली हमारे देश में प्रशासन के पास काम भी बहुत होता है, तो वो लोग भी क्या करें, ये जब तक फंड रिलीज होता है इसमें 3-4 महीने का प्रोसेस लग जाता है। अगर बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है तो जल्दी रिलीज हो गया। ये फ्लड मैंने थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया, बट छोटे छोटे चीजों में देखिए उसमें तो और भी कुछ नहीं हो पाता होगा। मान लीजिए नाला बनाना है, नहर बनाना है, तो उसमें तो पता नहीं कितने कितने दिन तक कागजें लटके रहते हैं, ठीक है। तो ये फंड रिलीज में अगर एग्जाम्पल में इसी पे चलते हैं कि बाढ़ आया हुआ है, ठीक है, तो फंड रिलीज होने में 3-4 महीना लग गया, लेकिन जब तक सूखा पड़ गया, अब वो पैसा जब तक आया तब तक अब गांव में अब बाढ़ की समस्या तो खत्म है, उस पैसे का क्या करेंगे, लेकिन अब पैसा तो बाढ़ के लिए आया हुआ है, उसका इस्तेमाल भी नहीं हो पाएगा ढंग से। अब सूखा पड़ गया, अब क्या होगा, अब फिर आवेदन प्रतिवेदन का दौर चलते रहता है। और पैरेलली मान लीजिए कि उस सिलाई मशीन का एक अभियान जारी है। अब बाढ़ आ गया है तो सिलाई मशीन अभियान
का फंड, जो भी सिलाई मशीन के लिए पैसा गया हुआ है, वो तो अलग प्रोसेस है ना, उस स्कीम को आप इस्तेमाल तो इसमें कर नहीं सकते, चाहे कुछ भी कर लीजिए। आपको फिर 1000 सिलाई मशीन का पैसा आया हुआ है तो आपको 1000 सिलाई मशीन ही बांटना है। आप उस पैसे का इस्तेमाल, अगर ग्राम सभा के पास पावर हो तो इमरजेंसी में मान लीजिए वो फिर से नीति निर्धारण करके कि नहीं अभी इमरजेंसी आ गया है तो हमें इसको बाढ़ सुरक्षा के लिए लगाना है, लेकिन वो नहीं, वो उनको सिलाई मशीन में ही वो पैसा लगाना पड़ेगा। उनके पास वो पावर ही नहीं, क्योंकि वो पैसा सिलाई मशीन के लिए अलॉट होकर लाया है। तो उस तरीके से ना ये गांव की समस्या फंसी रह जाती है। वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, एक ही मान लीजिए जो जिला प्रशासन का हमारा टीम होता है वो उनके हिसाब से जो जो उन्होंने वो कर दिया, मान लीजिए अलॉट, उसके हिसाब से चलते रहते हैं स्कीम्स। बट हर गांव की अलग अलग समस्या हो सकती है। किसी गांव में नहर का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी में सड़क की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी में स्कूल का समस्या हो सकता है। तो वही वन साइज फिट्स ऑल में मतलब एक ही ढर्रे पे ना सारा काम करते करते गांव का जो विकास मतलब बाधित होता है। अपने लेवल पे जिला प्रशासन काम करता है जितनी उनको कैपेसिटी है, बट वो हर गांव पे कितना ध्यान देंगे, उसके चक्कर में जो गांव का विकास है वो काफी बाधित रह जाता है। इसके अलावा जो दूसरे प्रॉब्लम सेकेंड ARC में बताया जाता है कि और क्या क्या प्रॉब्लम है, तो दूसरा है करप्शन, भ्रष्टाचार, ब्यूरोक्रेटिक, जो हमारे प्रशासन का जो भ्रष्टाचार है वो ग्राम सभा में घुस जाता है। मतलब ग्राम सभा चाहे ना चाहे, मान लीजिए कि गांव का जो ग्राम सभा है बहुत ईमानदार लोग हैं और गांव का प्रधान है वो भी बहुत ईमानदार है। मैं कितने ही प्रधानों से मिला हूं, मैंने जब उनसे बात की है तो ये कहते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। हम चाह के, अगर आप ईमानदार भी हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है गांव का ईमानदार आदमी है, लेकिन वो मजबूर है कि उसको उस प्रशासन से डील करना है, तो उस प्रशासन का जो अगर भ्रष्टाचार है तो उसको उसके साथ ही चलना है, वो उससे बाहर तो निकल नहीं सकता है। तो जो गांव का विकास है उसमें जो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है वो उसमें घुस जाता है। वही, इवन इफ देयर इज अ गुड मुखिया ही कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर द विलेज, वो अगर अच्छा मुखिया भी है तो वो कुछ कर नहीं सकता, वो भी भ्रष्टाचारी बन जाता है। अच्छा, दूसरा और क्या है कि लोगों को भी नहीं पता है कि ये ऐसा कुछ है, ग्राम सभा है और उनके पास इतना पावर है। देखिए, जो गांव के, अगर आप किसी भी गांव में रहते हैं या किसी वार्ड में रहते हैं, दोनों में, शहर और गांव दोनों के लिए है ये, तो ग्राम, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के मेंबर हैं। मतलब जैसे देश में लोग संसद के मेंबर चुन के भेजे जाते हैं, विधानसभा में राज्य के मेंबर, विधानसभा में राज्य के लोग अपना मेंबर चुन के भेजते हैं, उसी तरीके से 18 साल के होते ही जैसे देश में सांसद हैं, राज्य में विधान पार्षद या विधानसभा के मेंबर्स है, वैसे ही आप ऑटोमेटिकली ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। भले आपको सैलरी वैलरी कुछ नहीं मिलती है, बट आपके पास वही शक्ति, एक सांसद को जो देश में हो वही शक्ति आप 18 साल के होते ही आपको अपने गांव में मिल जाती है। दूसरा, ग्राम सभा के तहत आपके पास सोशल ऑडिट पावर है। अब सोशल ऑडिट पावर क्या होता है कि मान लीजिए आपके गांव में कोई सड़क बन रही है, उस सड़क का टेंडर अलॉट हुआ है, तो उसमें मान लीजिए कि 12 इंच का रोड ढलाई होना चाहिए, इसमें ये मटेरियल लगना चाहिए, ये क्वालिटी का मटेरियल लगना चाहिए। तो ये लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसको चेक करने का भी अधिकार किसी भी गांव के हर एक आदमी को है। इसको सोशल ऑडिट करते हैं कि समाज खुद ऑडिट करे कि वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मान लीजिए 10 लोग खड़े होकर देख सकते हैं कि 12 इंच का ठेकेदार जो है वो रोड ढाल रहा है कि नहीं ढाल रहा है, तो फिर उसमें मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकते वहां पे। मान लीजिए अगर करप्शन हो भी रहा है तो वो क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तो प्रशासन से गुजरना पड़ेगा सारे प्रोसेस के लिए, अगर उनको रिपोर्ट करना है या कुछ भी करना है। अगर ग्राम सभा के पास पावर होगी तो वो खुद सीधा मुखिया के पास जा सकते हैं कि आपने किसको टेंडर दिया है कि ये भ्रष्टाचार कर रहा है, समझ रहे हैं। तो अच्छा, ये लोग, उसके अलावा जो 10% कोरम है ये भी नहीं पता होता है कि 10% कोरम, मतलब ग्राम सभा की मीटिंग होती है, कोई जाता होता है नहीं कि क्या करेंगे जा करके। अब मान लीजिए कोई स्कीम पास कराना है गांव के लिए, या मतलब कुछ भी वहां से कुछ काम करना है, या फंड अलॉट करना है, या किसको क्या स्कीम के तहत लाना है, तो जो लोकल लेवल पे, मतलब जो ग्राम प्रधान और उनकी टीम होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये पेपर पे 10% कोरम मेंटेन कर देते हैं। मतलब अपने जान पहचान के 10% लोगों से साइन करा लिया और कोई फॉर्मल मीटिंग को टालते रहते हैं, क्योंकि किसी को मतलब भी नहीं है कौन उस मीटिंग में जाते रहे। जहां लोग जागरूक हैं वहां जाते हैं, बट बहुत लोगों को पता ही नहीं कि उनको इतनी शक्ति है भारत के संविधान ने दे रखी है ग्राम सभा कि आप 18 साल के हैं तो आप ग्राम सभा के मेंबर हैं। मतलब जैसे देश में सांसद है वैसे ही आप अपने गांव में हैं। तो ये समस्या है। अब लेकिन इसको सुधार करना है तो कैसे किया जाए। नो रिफॉर्म कैन हैपन ओवरनाइट। देखिए, दो तरह से रिफॉर्म होते हैं, एक तो रिवोल्यूशनरी तरीके से कर दीजिएगा, आप एक दिन में कर दीजिए, पर ये ऐसे सुधार है जिनको आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें सुधार, आप एकदम सुधार छोड़ भी तो नहीं सकते, आपने इस पर सुधार करने के लिए ट्राई करना होगा। तो एक स्टेप नीडेड है, कम से कम एक स्टेप तो लिया जाए। अब वो स्टेप क्या है वो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए गांव है,
उस गांव में एक साल में 2 करोड़ का फंड आता है, एग्जाम्पल लेके समझ रहे हैं कि एक गांव है, उसके लिए 2 करोड़ का फंड अलॉट किया हुआ है राज्य सरकार ने। तो अभी वो दोनों करोड़ का जो फंड है वो जिला के थ्रू हो करके, मतलब प्रशासन के थ्रू आता है। तो कम से कम अभी इतना करने की जरूरत है कि उसमें से आधा पैसा आप नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आधा पैसा हो या 70% जो भी है, बट आपको ट्रेनिंग देना तो कम से कम कुछ तो स्टार्ट करने की जरूरत है। तो 1 करोड़ मान लीजिए, यहाँ पे हम 50-50 की बात कर रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि अभी ठीक है 70% प्रशासन से चलना चाहिए और 30%, बट 30% भी तो दीजिए। तो 1 करोड़ इस एग्जाम्पल में लेके चलते हैं कि सपोज करिए 1 करोड़ उसी प्रशासन के थ्रू चलने दीजिए और 1 करोड़ आप ग्राम सभा को खुद का फंड दे दीजिए। मतलब पहला जो प्रॉब्लम था सेकंड ARC के बताया हुआ कि उनके पास अब खुद का 1 करोड़ होगा, इसके लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इसमें उनका मालिकाना हक है ग्राम सभा का। और हर फंक्शन के लिए दे दीजिए कि उसका जो काम उनको सही लगे वो कर सके, बैठ करके गांव के लोग बैठे और डिसाइड करें कि इस 1 करोड़ का क्या करना है अपने गांव के लिए। स्कूल बनवाएं, हॉस्पिटल बनवाएं, कि सड़क बनवाएं, कि नाला बनवाएं, कि नहर बनवाएं, कि सिलाई मशीन बांट लें, या कि कोई रोजगार खुलवाए 10 बच्चों के लिए, समझ रहे हैं। तो ये ग्राम सभा खुद डिसाइड कर पाएगा, इसके लिए उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं होगी। तो सेकंड ARC का जो दो प्रॉब्लम है, फंड और फंक्शंस, कि उनके पास खुद का पैसा आ जाएगा और फंक्शंस मतलब सारे फंक्शंस के लिए दीजिए, उनको जो मर्जी अपना करें, और बाकी 1 करोड़ आप रहने दीजिए, नॉर्मल प्रोसेस से चलने दीजिए। ताकि ये भी जरूरी है क्योंकि ताकि राज्य सरकार अपने हिसाब से मान लीजिए कोई स्कीम चलाना चाहती है तो कहाँ से चलाएगी डेवलपमेंट का। तो जो फंड अलॉट हो रहा है उसमें राज्य सरकार के पास जो प्रोसेस है उससे चलना चाहिए, और लेकिन कुछ तो ट्रेनिंग अगर है तो ढंग से 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10% फंड हो, 20% फंड हो, 30% हो, खुद का स्वायत्त फंड देना जरूरी है कि उनके पास अपना एक 50 लाख रुपया पड़ा हो साल भर का, जिसका उनको जो जरूरत लगे, इमरजेंसी में बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो प्रशासन पर डिपेंड ना हो। जब तक प्रशासन हेल्प करने आए जब तक वो खुद से अपना कुछ बचाव कर सके। ठीक है, तो 2 प्रॉब्लम ये फंड और फंक्शन का सॉल्व हो जाएगा। तीसरा, ओन स्टाफ, उनको अब अपना स्टाफ भी चाहिए। तो कम से कम 2 स्टाफ तो चाहिए। एक पहला सेक्रेटरी, क्योंकि जब अगर इस तरह की कागजी कार्रवाई शुरू होगी तो ग्राम प्रधान हो सकता है कि पढ़ा लिखा ना हो, तो उसको एक सेक्रेटरी की जरूरत होगी, थोड़ा सेमी पढ़ा लिखा, ज्यादा 8-10 हजार की सैलरी पे सेक्रेटरी, एक गांव का ही लड़का या लड़की कोई भी अपॉइंट हो जाएगा। तो 10,000 एक सेक्रेटरी को और 10,000 एक रिसेप्शन कम अकाउंटेंट, कि एक दूसरा बंदा हो या बंदी हो जिसका काम हो रिसेप्शन पे बैठना, मतलब एक छोटा सा ग्राम सभा का ऑफिस तो होता ही है जिसमें एक रिसेप्शन पे बैठे और अकाउंट का काम देखे, और एक सेक्रेटरी हो। तो ये 10-10, 20,000 रुपया, 12 दूना 24, 2.5 लाख रुपया साल का खर्चा हुआ। तो अब उनके पास 2 स्टाफ तो हो गए, खुद के 2 स्टाफ हो गए। तो तीसरा जो प्रॉब्लम था कि फंक्शन उनके खुद के स्टाफ हो गए। अब ये सेक्रेटरी और जो अकाउंटेंट होगा ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, ये तो ग्राम प्रधान की सुनेगा, ग्राम सभा की सुनेगा। ये दोनों क्यों चाहिए? क्योंकि ये सेक्रेटरी थोड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा तो ये ग्राम प्रधान को एडवाइस कर पाएगा, और दूसरा जो ये रिसेप्शन का अकाउंटेंट होगा बंदा, तो मान लीजिए कि अगर रोड बनवाना है तो उसके लिए टेंडर अलॉट करना है, तो ये सारे काम वो कर पाएगा। तो अपना खुद का ये 2 कम से कम स्टाफ होने चाहिए, बाकी 1 आध स्टाफ और मान लीजिए ऑफिस बॉय काइंड ऑफ जैसा जरूरत हो वैसा एक और स्टाफ हो सकता है। ठीक है, नहीं भी है तो इतना काफी, ऑफिस बॉय की क्या जरूरत है। ठीक है, तो तीसरा प्रॉब्लम हमने फंक्शनरीज का सॉल्व कर दिया। जो सेकंड ARC ने हमें प्रॉब्लम बताया उसके हिसाब से हमने सॉल्व करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। चौथा, फ्रेमवर्क। अब ये फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा? तो सबसे पहले गांव के लोग बैठेंगे, उनके पास पता है कि 1 करोड़ का फंड है, 20-30 लाख इमरजेंसी के लिए रख रखा है कि किसी कुछ अगर आपातकाल आ जाए तब देखेंगे, बाकी 60-70 लाख का इस साल का क्या क्या काम किया जाए बैठ के सब वहां पे बैठ के लोग डिसाइड करेंगे। अब ये हो गया कि 10 लाख का रोड बनवा लेते हैं, 10 लाख का तालाब साफ करवा लेते हैं, 5 लाख का थोड़ा सा नहर बनवा लेते हैं, और 2 लाख का गांव में एक पशुओं के चरने के लिए कहीं पे खेती करवा देते हैं, मतलब घास फूस का। तो समझ रहे हैं, ऐसे करके कुछ भी काम के लिए वो अब उन्होंने, जैसे संसद पास करती है कि क्या करना है इस साल बजट, तो वैसे ही इस तरीके से ग्राम सभा बैठ के अपना बजट पास करेगी कि हमें इस साल क्या क्या करना है। अब ग्राम प्रधान का काम है इसका क्रियान्वयन करना, और वो कैसे करेंगे? वो सेक्रेटरी और ये रिसेप्शन कम अकाउंटेंट के थ्रू टेंडर निकालेंगे। मान लीजिए 10 लाख की उन्होंने ग्राम सभा ने अप्रूव किया कि 10 लाख में हमें सड़क बनवाना है, तो टेंडर निकालेंगे कि सड़क बनाने के लिए टेंडर। अब जो जिसको भी टेंडर बनाना है वो लोग अप्लाई करेंगे, वो टेंडर लेंगे, तो वो बेईमानी शैतानी वहां पे करने के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि गांव के लोगों को पता है ये टेंडर मिला, इस बंदे को मिला है, और लोकल ही बंदा होगा कोई। तो यहां पर वो टेंडर निकलेगा, और उसके फिर ग्राम सभा ऑडिट एंड जो सोशल ऑडिट है वो आराम से वहां पे कर सकते हैं। वहां पे वो ठेकेदार बोल भी नहीं पाएगा कि हम भी फंसे हुए हैं, और ना मुखिया बोल पाएगा कि हम भी फंसे हुए हैं।
हम क्या करें, ऊपर से नीचे हमें मतलब हमारे हाथ बंधे हुए हैं। यहाँ पे ये बोलने का ऑप्शन उनका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ना करप्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। यूजिंग फेयर टेंडर अलॉटमेंट प्रोसेस अंडर ऑफिस एवं क्रिएटेड, तो ये फ्रेमवर्क हमारा एक छोटा सा बन गया। ये एक टेम्परेरी छोटा सा मॉडल हमने बनाने का प्रयास किया। बाकी जब इस पे राज्य सरकार इसको क्रियान्वयन करेंगी, इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो इस पे और फिर जो IAS और लोग बैठेंगे तो वो इसको और बढ़िया से बना देंगे। ठीक है, बट इसके लिए पहले ये फ्रेमवर्क बने ऐसा, ये गांव के लोगों को और उस राज्य के लोगों को जागृत होना होगा, क्योंकि ये काम जब तक राज्य के लोग नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो सकता। राज्य के लोग जब चाहेंगे तो जब मुख्यमंत्री से अपील करेंगे और विधानसभा के मेंबर से अपील करेंगे, मतलब राज्य सरकार और मुख्यमंत्री से अपील करेंगे, तो फिर ये काम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, फंड हो गया, फंक्शन हो गया, उसके अलावा अपना खुद का स्टाफ हो गया और फ्रेमवर्क भी बन गया कि काम कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनके पास अब ये इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या होगा कि इनके पास अब अपना फंड रेज करने का भी पावर आ जाएगा। ये भी मतलब कि अब वो चाहे तो अपने गांव के अंदर खुद के टैक्सेस भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि लोकल जो छोटे छोटे ठेले पे और फेरी पे जो दुकानें लगती हैं वार्ड के अंदर या गांव के अंदर, अभी वो कैसे काम करता है, मान लीजिए अलाउड नहीं है कि यहाँ पे आप ठेला लगा सकते हैं, तो फिर भी ठेला लगाते हैं। अब वो नहीं, पुलिस वाले पहले समझाते भी मत लगाओ, फिर भी वो लगाते हैं। फिर लगाते हैं तो चलो फिर कुछ हफ्ता महीना बंद रहता है, तो लोकल दुकानें लग जाती हैं छोटे मोटे। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, फिर मान लीजिए कि फिर ऊपर से प्रेशर आया कि यार हटाना है सबको, फिर पुलिस वाले आते हैं, मार के सबको हटा देते हैं, दुकान तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं। अब उसमें क्या हो जाता है, उस बंदे का लाइवलीहुड, मान लीजिए उसका ठेला लगाने में भी 10-20 हज़ार का खर्च हुआ है, तो उसका 10-20 हज़ार रुपया खराब हो गया, उसकी लाइवलीहुड, उसकी जीविका खराब हो गई, और प्लस देश का वो संपत्ति का नुकसान हुआ। वो ठेला भी तो देश की संपत्ति ही है, तो वो भी नुकसान हो गया। ये दो प्रॉब्लम हो गया। प्लस उससे जो टैक्स, वो ठेले वाले से कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। तो मान लीजिए अगर गांव के पास होगा तो वो क्या करेंगे, वहां पे लोकल हाट लगाने का, मार्केट लगाने का, किसी को दुकान लगाना है, तो वो सब छोटे मोटे टैक्स, या नाली का बनवाना है तो उसके भी टैक्स, मतलब वो खुद के टैक्स रेज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा वो फ्लोट टेंडर्स कर पाएंगे। मान लीजिए रोड बनाना, जो वो तो हमने पहले डिस्कस करा कि वो टेंडर निकाल पाएंगे, ये काम को करना है, इसका टेंडर। दूसरा उनको ग्रांट्स मिल पाएगा, मतलब ये एक्स्ट्रा फंड आ रहा है उनके पास, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, जो ऑलरेडी राज्य सरकार से मिलेगा वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए गांव का ही कोई बहुत अच्छा आदमी है, उसने सोचा कि 10 लाख रुपए हम, तब ये बंदा 10 लाख रुपए दे देगा। अभी उसको पता है कि 10 लाख रुपए हम कहाँ देगा, मान लीजिए उसको देना भी अपने गांव के विकास के लिए 10 लाख रुपया, तो वो कहाँ देने जाएगा। वो अपने मन से अगर कुछ करवाना चाहे तो करवा लेगा गांव के लिए, लेकिन अगर उसको गांव के विकास के लिए 10 लाख रुपया देना है तो वो अगर जिला प्रशासन को दे देगा तो फिर कहीं पे भी लगेगा। तो लोग देते नहीं हैं, लेकिन आप उसको पता है कि 10 लाख रुपये हम देंगे तो ये गांव के फंड में जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल हमारे गांव में ही होगा, तो वो दे भी देगा। तो इस तरीके से उसके अलावा और भी लोग देंगे, जब एक देगा तो फिर दूसरा भी शुरू हो जाता है कि एक इंस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर लोग और भी लोग काम करना चाहते हैं, तो एक्स्ट्रा ग्रांट्स मिलने लगेगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा होगा इमरजेंसी सिचुएशंस। मान लीजिए कोरोना आया, अब कोरोना आया तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के ऊपर पूरा प्रेशर आ गया कि हर जगह आइसोलेशन वार्ड बनवाना है, दिस बनवाना है। लेकिन अगर ये वाला काम हुआ रहता तो हर गांव, मान लीजिए बाहर से जो लोग आ रहे थे, तो गांव अपना फट से छोटा सा नर्सिंग होम, वार्ड और ये सब बना करके कोरोना से लड़ने में काफी हद तक लड़ लेता। उसी तरीके से बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, उस केस में ये इसका बहुत फायदा होगा। अब इसको करने के लिए करना क्या होगा, इसको करने के लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले गांव के लोगों को जानना होगा कि वो सभी ग्राम सभा के मेंबर हैं, अगर 18 साल से ऊपर है, मतलब कि देश में जैसे सांसद हैं और राज्य में जैसे विधानसभा के लोग हैं, उसी तरीके से गांव के लोग भी अपने गांव के लिए वही पावर रखते हैं। और दूसरा जो ग्राम प्रधान है वो भी देश में PM और राज्य में मुख्यमंत्री के बराबर की शक्ति रखते हैं। तो ये सबसे पहले जब वो लोग जानेंगे, उसके बाद जब जानेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपने राज्य के विधानसभाओं से, राज्य सरकार से और मुख्यमंत्री, जो राज्य के बेसिकली मुख्यमंत्री से अपील करने की जरूरत है, तो राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे उनसे अपील करने की जरूरत है कि आप अपने विधानसभा में ये रेजोल्यूशन पास कर दीजिए और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दीजिए। अगर आपको सही लगता है कि ऐसा कुछ करने से ग्राम स्वराज का जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था वो पूरा होने में एक स्टेप हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हम सबको हमको इन सबको मिलकर के आवाज उठानी चाहिए। और जिस राज्य के लोग हैं उन राज्य के लोगों को अपने मुख्यमंत्री से ये अपील करके उस विधानसभा से ये विधेयक पास करवाने की जरूरत है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।